बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सीतापुर की खबर की। सीतापुर की खबर जहां बेलौता गांव में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हैरान कर देगा, क्योंकि यहां प्रधानी का चुनाव जीते असलम के समर्थन में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अलर्ट हो गई है और एक्शन भी लिया गया है। तो सीतापुर से देखिए ये तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें एक प्रत्याशी प्रधानी का चुनाव जीता। असलम नाम का ये प्रत्याशी जब जीतकर अपने गांव में आया तो पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई है। सुनिए। असलम भैया जिंदाबाद, असलम भैया जिंदाबाद, असलम भैया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वाला यार पाकिस्तान। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था। इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये थाना थानगांव अंतर्गत एक गांव है बेलौता, वहां का एक विजयी प्रत्याशी है असलम। ये अपने कुछ समर्थकों के साथ जुलूस रैली निकाला था जिसमें असलम के पक्ष में नारे लग रहे हैं, साथ ही साथ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। इस संदर्भ में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज असलम और उसके 4 अन्य समर्थक जो जुलूस में सम्मिलित थे, कुल मिला के 5 लोगों को हिरासत में लेके इसमें गहन पूछताछ की जा रही है। सीतापुर से ही एक और खबर जहां 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। यहां लहरपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और धारदार हथियार चले। इस खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप भी लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे की पिटाई करने लगे। आरोप यहां पर पुलिस पर गंभीर लग रहे हैं। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस मूक दर्शक बनी, इस पूरे घटनाक्रम को देखती रही, लेकिन जहमत किसी भी पुलिसकर्मी ने यह नहीं उठाई कि इन्हें शांत कराया जाए और इस झगड़े को खत्म कराया जाए। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं इस झगड़े में। और अब खबर राजधानी लखनऊ से, जहां स्वास्थ्य विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। यहां बिना वैक्सीन लगाए ही टीकाकरण का प्रमाण पत्र भेज दिया गया। दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले शिव शर्मा ने अपने माता पिता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन जब वो टीका लगवाने पहुंचे तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद मिला और टीके का प्रमाण पत्र भी आ गया। ये पूरा मामला जीएमओ पीएचसी सेंटर का है। जो ये हमारा सेंटर पर वैक्सीन लगवाने का टाइम दिया। यूपी सरकार 18 से 44 साल के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। 10 मई यानी सोमवार से प्रदेश के 17 नगर निगम और नोएडा में इस उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन होगा। सोमवार से वैक्सीनेशन के इस अभियान में 11 और जिले जुड़ जाएंगे। इन 11 जिलों में रोजाना वैक्सीन का कोटा भी तय हो चुका है। इन 11 जिलों में गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या शामिल हैं। रोजाना के कोटे में सबसे ज्यादा प्रयागराज को दिए गए हैं। 4600 डोज प्रयागराज में रोज लगेंगी। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, बरेली को 4-4 हजार डोज देने तय किया गया है। वहीं वाराणसी, मेरठ और अलीगढ़ में 3300 लोगों का रोजाना टीका होगा। बात करें गाजियाबाद, सहारनपुर की तो है 3100 डोज और मुरादाबाद, नोएडा के लिए 2800 डोज का कोटा तय हुआ है। बता दें कि अब तक प्रदेश के 7 जिलों में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। अब ये बढ़कर 18 जिले हो गए हैं, क्योंकि 11 और ऐसे जिले हैं जहां पर अब वैक्सीनेशन सोमवार से शुरू हो जाएगा। उधर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ग्राम विकास विभाग के जिन कर्मचारियों का कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना से निधन होगा, उन्हें 50 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसको लेकर ग्राम विकास विभाग ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। डीएम से स्वीकृति मिलते ही एक मुश्त 50 लाख की राशि मिलेगी। ग्राम विकास विभाग के सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मियों के आश्रितों को राशि दी जाएगी, यानी आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।
यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सीएम योगी ने अब खुद कमान संभाल ली है। सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करने लगे हैं। सबसे पहले सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे। यहां कोविड के हालातों पर न सिर्फ बैठक की बल्कि कोविड सेंटर जाकर निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के बाद बरेली भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक के बाद औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया। दरअसल जब सीएम योगी बरेली दौरे पर पहुंचे तो पहले उन्होंने वहां अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें विधायक से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम अचानक मुड़िया अहमदनगर गांव भी पहुंच गए, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधे रूबरू होते हुए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों से फीडबैक लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल अब मुख्यमंत्री का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों और आरआरटीएस के माध्यम से चलाए जा रहे विशेष सर्वेक्षण और टेस्टिंग अभियान पर है। उधर मुख्यमंत्री मुरादाबाद दौरे पर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अफसरों के संग बैठक की और कोविड कंट्रोल सेंटर पर इंतजाम भी देखे। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अचानक प्रोटोकॉल तोड़ मनोहरपुर गांव में पहुंच गए, जहां वो सीधे कोरोना मरीज के घर पहुंचे और इसके बाद निगरानी समितियों और आरआरटी टीम के सर्वेक्षण और टेस्टिंग कार्यों का भी जायजा लिया। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां सियाना तहसील के परवाना गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड जांच की। यहां एक ही मोहल्ले में 41 लोग संक्रमित मिलने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया और टीम बाकी जगह जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 15 दिन में करीब 38 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। और मथुरा के बाल शिशु गृह में कोरोना बम फूटा है। बाल शिशु गृह में कर्मचारियों के अलावा 20 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। प्रशासन ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोविड की टीम को बाल शिशु गृह बुलाया है। सभी बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे 8 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे में उन लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है जिनके छोटे बच्चे हैं। डे 333 हमें रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सभी ब्लॉकों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कोविड पॉजिटिव मरीजों की। आज जो है सबसे अधिक जो संख्या जो मिली है वो सबसे ज़्यादा बाल शिशु गृह से मिली है, जिसमें जो बाल शिशु गृह में जो छोटे बच्चे हैं वो 20 के करीब पॉजिटिव निकले हैं। बात करते हैं यूपी के कोरोना आंकड़ों की। तो पहले से कोरोना के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन सावधानी बरतनी उतनी ही जरूरी है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जो कि एक्सटेंड कर दिया गया, उसके चलते आंकड़ों में फिलहाल गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 26,847 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 2,45,646 हो गई है। बता दें कि इस बार नए मरीजों में जहां 2,000 केसों की कमी है, तो 10,000 एक्टिव केस भी कम हो गए। होम आइसोलेशन में अब प्रदेश में 1,93,426 जो लोग हैं, इनमें 8,000 इनके साथ साथ 8,759 लोग जो है अभी निजी अस्पतालों में हैं। प्रदेश में जो एक प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ट्रैक टेस्ट। मुरादाबाद के रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि ऑक्सीजन की किल्लत से उनके मरीज की मौत हो गई। हंगामे की खबर लगते ही स्वास्थ्य विभाग और आरपीएफ पुलिस ने लोगों को समझाया। रेलवे अस्पताल प्रशासन की माने तो ऑक्सीजन सिलेंडर बदलते वक्त प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, ऑक्सीजन की कमी नहीं। मेरी मम्मी में एडमिट है और रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये बिल्कुल भी जरा सी भी सफाई नहीं होती, और सफाई भी होती है तो उसमें जो है नहीं, ऑक्सीजन की तो देख के आ रहा हूँ। 2-3 सिलेंडर पता नहीं कहाँ को लेके गए हैं अभी, और वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ही नहीं है बिल्कुल भी, और कह रहे हैं कि अभी ये सब ऑक्सीजन वगैरह आ रही है, मगर क्या है। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। 1,000 रुपए का रेगुलेटर 10-10 हजार में बेचा जा रहा था। शिकायत पर एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कालाबाजारी कर रहे एजेंसी संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 3 ऑक्सीजन रेगुलेटर भी बरामद किए हैं।
वहीं देवरिया में रहस्यमयी बीमारी ने अपना कहर बरपाया है। यहां रुद्रपुर के बैदा गांव में हर तरफ दहशत है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर यहां 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से गांव में सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इसके बावजूद भी यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ खानापूर्ति कर वापस चली गई। कल से थोड़ा निकल भी रहे हैं बाहर लोग, बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर पंचायत राज मंत्री ने क्या बयान दिया है। मुरादाबाद पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव नहीं होंगे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी पूरी व्यवस्था महामारी से लड़ने में लगी है, ऐसे में चुनाव फिलहाल नहीं हो पाएंगे और ना ही अभी कोई तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव जरूरी है, लेकिन लोगों की जान माल और उनकी सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी कुछ समाचार पत्रों में, अलग अलग चैनलों में कुछ जिला पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के सदस्य प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्ष का तिथियां निर्धारित की गई दिखा रहे हैं। मेरा कहना है कि सरकार की प्राथमिकताओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम पूरी सरकार का तंत्र सक्रियता के साथ लोगों के जान माल की सुरक्षा में लगा है। और अभी चुनाव की बातें भ्रामक हैं, कोई इस तरह की अभी सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं है। एटा में पंचायत चुनाव में हजारों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया। दरअसल अलीगंज ब्लॉक के टीडी पब्लिक स्कूल को पंचायत चुनावों का मतगणना स्थल बनाया गया था, लेकिन ड्यूटी कर रहे आरओ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बगैर कोविड जांच कराए आरओ को कैसे काउंटिंग के लिए ड्यूटी पर लगा दिया। मथुरा में पंचायत चुनाव में जीत की खुशी में जश्न इस कदर मनाया गया कि लोग कोरोना को भूल गए। लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं, जिससे साफ हो गया कि लोगों को अभी भी इस महामारी का अंदाजा नहीं है। ग्राम प्रधान पद पर जीते प्रत्याशी ने एक कार्यक्रम रखा, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। इस दौरान सम्मान समारोह में गांव की बुजुर्ग महिला, बच्चे और पुरुष भी काफी संख्या में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग चले आपकी तो आचरण पूरा ही शरीर चलो दुपट्टा इतने हाथ में मिले भाई साहब और हुए उनके टाइम देते यार 20 लीटर कट्टी लगाएगी हमारे चले बहुत जोर में संबंध और वीडियो में बागपत में पंचायत चुनाव में वोट ना देने पर एक परिवार को गांव के दबंग परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने जब मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर पोस्टर चिपका दिया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि वो पुलिस की निष्क्रियता के कारण मकान बेचकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। आरोप है कि गांव के दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ उनके घर में घुसकर मारपीट की। खपरौली थाना क्षेत्र में गांव कुलडी में एक व्यक्ति ने ये शिकायत दर्ज कराई है थाने में, जिसमें उसने बताया कि कोई एक प्रधान प्रत्याशी था, उसके द्वारा वोट न देने के कारण उसके साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमीरपुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने एक युवक की लाठियों से पिटाई कर दी। युवक को सरेआम घर से बाहर निकालकर पीटा गया। इतना सब होता रहा, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से एक शख्स की बेदर्दी के साथ पिटाई की जा रही है। युवक की बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब पुलिस से इस परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है, अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। जालौन में पुलिस पर युवक से उत्पीड़न का आरोप है। पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। इसी से गुस्साए युवक के परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मंडी चौकी प्रभारी ने युवक को बेवजह परेशान कर रहा था। चौकी प्रभारी युवक के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे रहा था। इसी से परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली। उराई सीओ संतोष कुमार फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं।
रुड़की में दो संगठनों के लोगों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की होने लगी। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहले तो इन्हें समझाया गया, जब ये नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाई है। यहां गुजरात के कच्छ से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक ट्रक देहरादून पहुंच गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक देर रात करीब 1:30 बजे देहरादून पहुंचा। अनिल बलूनी ने अपने निजी संबंधों के आधार पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए हैं। गुजरात से ऑक्सीजन के इस 100 सिलेंडर पहुंचने से कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये जंबो सिलेंडर हैं जिसमें ऑक्सीजन रिफिल करने की क्षमता ज्यादा होती है। अब इस सिलेंडर्स में ऑक्सीजन रिफिल करके दूसरे जिलों में जरूरत के हिसाब से भेजी जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इस कोरोना काल में उत्तराखंड के लिए हर संभव प्रयास और मदद कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गुजरात से जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्रक जो है भेजा है और इस सिलेंडर का ट्रक जो है अभी यहाँ पर पहुँचा है देहरादून में। और देहरादून में इस सिलेंडर के ट्रक को आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी इससे जितने भी सिलेंडर हैं उनको यहाँ पर उतारा जा रहा है। इन सब सिलेंडर्स को जितने भी जो अस्पताल हैं जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी उनके अनुसार ये दिए जाएंगे और इससे प्रदेश में एक बड़ी राहत मिलेगी। ये रिफिलिंग किए जाएंगे और जितनी भी इनकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से रिफिल होंगे और उसके अनुसार जिस अस्पताल में ज़्यादा इनकी ज़रूरत है वहाँ पर इनको वितरित किया जाएगा। एडीएम साहब हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जो सिलेंडर आए हैं वो कितने सिलेंडर हैं, कहाँ से आए हैं सर? ये 100 सिलेंडर्स हैं और गुजरात से आए हैं और माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी के सहयोग से प्राप्त हुए हैं। और ये जो डी टाइप जंबो सिलेंडर होते हैं वो ये हैं और जिनको कि हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रयोग में लाया जाता है। एडीएम साहब, इनके वितरण का किस तरीके से रहेगा, क्या प्लान अभी आप? ये अभी वितरण का प्लान अभी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके किया जाएगा और कुछ सिलेंडर्स तो हम यहाँ पे रखेंगे और कुछ शायद उसको अन्य जनपदों में भी दिए जाने की योजना हो सकती है। अभी सिलेंडर्स की काफ़ी किल्लत थी, इसको देखते हुए कितनी राहत देखते हैं? हाँ, नहीं, इससे बिल्कुल काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो सिलेंडर्स हैं उनकी उपलब्धता अभी आज की डेट में काफ़ी सीमित हो गई है क्योंकि पूरे देश में महामारी है। तो इसको देखते हुए इन सिलेंडर्स के आने से काफ़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ख़ास तौर पर सिलेंडर्स की ज़्यादा किल्लत है और ऐसे में अब ये जो जम्बो सिलेंडर हैं इनमें काफ़ी क्षमता है कि किस हिसाब से ऑक्सीजन जो है इन पर जो रिफ़िल किया जाए और जो अस्पताल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है वहाँ पर इनको दिया जाएगा। तो एक अच्छी पहल है और इसी हिसाब से लगता है कि तमाम लोगों को अपने अनुसार जितनी भी हर संभव कोशिश और मदद हो सके वो करनी चाहिए, क्योंकि इस कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उन मामलों के बीच इस तरीके की मदद बेहद ज़रूरी है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अनिल बलूनी के प्रयासों की सराहना की। गणेश जोशी ने कहा, बलूनी की ये कोशिश काबिले तारीफ है। देखिए, मैं बलूनी जी लगातार प्रदेश की सरकार की मदद कर रहे हैं। जहां उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे हैं, कंसल्टेटर भी उन्होंने यहाँ पर भेजे हैं और मेरी विधानसभा क्षेत्र के कैंट में जिस कोविड हॉस्पिटल जिसको बनाने जा रहे हैं उसके लिए जनरेटर सेट देने के मेरे रात भी उनसे मेरी टेलीफोन से बात हुई थी। एक बड़ा जनरेटर सेट वो वहाँ पर दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय बलूनी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना काल में जहां मरीजों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वहीं रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी निधि से मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है ताकि कोरोना महामारी से ऑर्डर किया है जिसमें कि सिलेंडर्स भरे जाएंगे तो लोग अपना सिलेंडर लेके आए, भर के वहाँ से उसका लाभ उठाएं। खाली लाइन पे लगाना सिलेंडर या अस्पताल लगाना मैं समझता हूँ कामयाब नहीं है, पैसा बेकार करने वाली बात है। तो जो प्लांट आएगा 200 सिलेंडर की कैपेसिटी है, 200 सिलेंडर से क्या डेली भरी जाएगी। पौड़ी के सतपुली इलाके में एक 76 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद उसके आसपास के कई लोग अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे समय में सतपुली पुलिस के थाना प्रभारी संतोष पेठवाल खुद अपने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर बुजुर्ग का शव घर से उठाकर निकट घाट पर लेकर गए, जहां विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करवाया।
बागेश्वर के चामी गांव निवासी गौरव पांडे ने लंदन के डर्बी शहर में काउंसलर बनकर देश के साथ प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। देवभूमि के लाल ने विदेशी धरती पर राजनीति में अपना लोहा बनवाया है। गौरव पांडे ने लंदन के डर्बी शहर में हुए निकाय चुनाव में काउंसलर पद पर जीत हासिल की है। गौरव काउंसलर पद पर जीत हासिल करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। 5 बार हारने के बाद अपने छठे प्रयास में उन्हें जीत मिली है। होती है अपने परिवार का, हमारे घर का बेटा आज एक मतलब इतना बड़ा मुकाम हासिल किया उन्होंने। साथ में हमारे मतलब जैसे गांव के साथ साथ ज़िले का, पूरे हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैं यही कहती हूँ कि कई बार उन्होंने कई संघर्षों के बाद ये जीत हासिल की है, तो यही उनके लिए अंत में यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नैनीताल में मौसम ने करवट ली है, जिसके साथ ओलावृष्टि हुई और बादलों की गड़गड़ाहट ने लोगों को तर कर दिया। हालांकि कोविड कर्फ्यू की वजह से बाजार में भीड़ नहीं थी, लेकिन अचानक मौसम बदलने से सड़क एकदम सुनसान हो गई। बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपरा शुरू हो गई है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में सूक्ष्म रूप से तिमुंडिया मेले का आयोजन किया गया। इसमें गुड़ और चावल का भोग लगाया गया। दोपहर बाद सभी हकूकधारियों ने पूजा पाठ किया। इस दौरान भगवान बद्री विशाल की यात्रा में कोई रुकावट न आए, इसके लिए मनोकामना की गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। हर साल कपाट खोलने के 11 दिन पहले नरसिंह मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ प्रदेश और 360 में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।